हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, आज 5 जून है और आज नीट का रिज़ल्ट निकलने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाई होंगे उनमें से बहुत लोग इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कईयों को प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पाएंगे तो उसमें एडमिशन लेंगे। और जो बच्चे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि वो डॉक्टर बनने के योग्य हैं, उनके लिए ओवरसीज़ का एक ऑप्शन आता है। अब ये ओवरसीज़ के ऑप्शंस में एक्सप्लोर करने के लिए, ओवरसीज़ के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए वो अलग अलग एजेंट्स के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अलग अलग कंट्री का इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हर कंट्री के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को देखने पड़ते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया था, ऐसे 5 क्वेश्चन क्या है जो आपको जानना चाहिए, जिसका आंसर आपको जानना चाहिए जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री और जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस कॉलेज के बारे में। और ये 5 क्वेश्चन जब आप किसी कंसल्टेंट से पूछते हैं तो आपको एक एडवांटेज क्या रहती है कि आप समझ पाते हैं वो कंसल्टेंट सिर्फ आपका एडमिशन करा रहा है कि वो सच में जानता है कि वो कर क्या रहा है, क्या वो सच में उस कॉलेज के बारे में जानता है। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ये आप खुद जज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिसको आपको पूछना चाहिए कंसल्टेंट से, जिस क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए आप जब किसी कंट्री में जाते हो पढ़ने के लिए मेडिकल। तो पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या? आप कई कंट्री में जाते हो, हर कंट्री का अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है, बट हर कंट्री का लोकल लैंग्वेज होने के बावजूद लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज ऑफ द कोर्स, वो क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का लैंग्वेज नहीं, थ्रू आउट द कोर्स किस लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाता है। वो फर्स्ट ईयर में कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, थर्ड ईयर में क्या हो रहा है। कई कंट्री हैं जहाँ पर पहला 2 साल में इंग्लिश में पढ़ा देते हैं और फिर बाद में उसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं। अब आप कैसे समझेंगे कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? आप उसके लिए पूछ सकते हैं कि भाई वहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कितना मैटर करता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की किस लैंग्वेज में लिखी जाती है। वहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट्स आता है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट, ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है वो किस लैंग्वेज में होता है, और वहाँ पर जो दवा का नाम है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये सबसे आपको एक आइडिया हो जाएगा वहाँ पर आपको उस कंट्री में मेडिकल पढ़ने के लिए लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका मेडिकल एजुकेशन में। अगर आप एक लैंग्वेज नहीं जानते और उसे नहीं सीख सकते और उसको आपको इतना डिफिकल्ट होता है कि वो बस जैसे तैसे आप समझ पा रहे हैं, तो पूरा का पूरा मेडिकल एजुकेशन ही आपका सही बेस पे नहीं रह पाएगा। तो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कोर्स ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लोकल लैंग्वेज बोला जाता है हर कंट्री में, इवन इंडिया में भी आप किसी और स्टेट में एडमिशन लेते हो तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। ये बात तो एकदम सही बात है, क्योंकि पेशेंट कहीं भी इंग्लिश में बात नहीं करते। बहुत कम कंट्री होंगे जहाँ पेशेंट भी आपको इंग्लिश में बात करते हो। बट लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इसलिए मैटर करता है कि आपको क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, आपको आंसर्स किस लैंग्वेज में लिखने हैं, आपको ओवरऑल एजुकेशन, बुक्स, टीचर्स किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ताकि आप ओवरऑल एजुकेशन को समझ सकें। पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज सीखना, वो एक ओरल लैंग्वेज सीखना है, वो काफ़ी ईजी है कंपेयर टू लिखना और पढ़ना सीखना। तो इसलिए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि आपका टोटल कोर्स जितने भी साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, ये 5 साल और 6 साल तक आपको किस लैंग्वेज में मेडिकल पढ़ाया जाएगा और उसमें कितना आपको लोकल लैंग्वेज सिखाया जाएगा, कितने साल सिखाया जाएगा और उसका किस लेवल तक आपको पास करना है। ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर अपने कंसल्टेंट से पूछें। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछना है, पहला तो मैंने आपको बताया लैंग्वेज। अब सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल जो नॉर्मली स्टूडेंट या पेरेंट्स कंसल्टेंट से नहीं पूछते उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी या उस कंट्री के बारे में, कि वहाँ पर सिलेबस कौन सी पढ़ाई जाएगी, मतलब टोटल सिलेबस उस ड्यूरेशन का क्या है। जैसे आप जानते हैं, आप जब भी 11-12 में आपने एडमिशन लिया होगा, आपने कभी नीट कोचिंग में एडमिशन लिया होगा, तो आपको सिलेबस बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऐसे ऐसे पढ़ाया जाएगा। तो इस सिलेबस ऑफ इंस्ट्रक्शन में थ्रू आउट द कोर्स सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछें कि वो जिस कॉलेज में भी एडमिशन आपको करा रहा है, जिस भी कंट्री में एडमिशन करा रहा है, उस कंट्री में या उस कॉलेज में सिलेबस क्या फॉलो होता है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है, उसमें लेक्चर कितना घंटा है,
थ्योरी कितना घंटा, इस टाइप का जो ब्रेकअप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर 2019 में आपका पूरा मेडिकल एजुकेशन का पूरा अपडेटेड सिलेबस डाला गया है। अभी तक जो 2019 से जो बच्चे नीट क्वालिफाई करके इंडिया में भी पढ़ेंगे, उनके लिए एक अपडेटेड सिलेबस बनाया गया है। ये सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ मेंशन है। तो आपको जब बाहर भी जाते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए कि आप जहां पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्री में आपको जो पढ़ाया जाएगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो आप शायद मिस करेंगे इंडिया से। क्योंकि इंडिया में जब आप वापस आते हैं आपको एग्जाम देनी होती है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम की, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जैसे MCI एग्जाम भी बोलते हैं। अब ये जो एग्जाम है इसमें 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 19 सब्जेक्ट कौन से हैं, इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं क्या आप वही सब्जेक्ट वहां पर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको सीख करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये सब इंफॉर्मेशन मैं दूं, आप कमेंट करिए नीचे में, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा हूँ आपके सवाल क्या होने चाहिए। तो पहला सवाल आपका था लैंग्वेज का और दूसरा सवाल हुआ सिलेबस का। वो भी पहला साल दूसरा साल का नहीं, थ्रू आउट 6 ईयर्स या थ्रू आउट 5 ईयर जो भी पढ़ाया जाएगा, कब कैसे क्या पढ़ाया जाएगा, इसका पूरा सिलेबस आपको एडमिशन से पहले पता होना चाहिए। तब आप चूज करें ये कॉलेज में मुझे जाना है, तभी आपको उस कंट्री और उस कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए जब आपको पूरा सिलेबस पता हो। क्योंकि बिना सिलेबस जाने आपका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो ही सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपके वहां पर टीचर्स। क्योंकि जब आप मेडिकल एजुकेशन के लिए दूसरे कंट्री जा रहे हो, आप किस लिए जा रहे हो, एक क्लासरूम में आप जाते हो, वहाँ का क्लासरूम एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का लैब एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कौन करेगा, आप तो क्लास अटेंड करोगे, पढ़ाने वाला टीचर। क्योंकि एक टीचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एक एडुकेटेड स्टूडेंट बनाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, क्या वहाँ पर एक एक कॉलेज 800 900 बच्चे ले लेते हैं और 2 ही 3 4 टीचर है जो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। इस टाइप का अगर माहौल है तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको पर्सनल केयर नहीं दिया जाएगा। और टीचर कैसे हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। वो टीचर कितने हैं, एनाटॉमी में कितने टीचर पढ़ाते हैं, बायोकेमिस्ट्री में कितने टीचर हैं, उनके डिटेल्स आपको जानने चाहिए। क्या वो मेडिकल पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन भी आपको या तो कॉलेज की वेबसाइट से लेना चाहिए या कंसल्टेंट को बोलना चाहिए। आप जब उस कॉलेज में मेरा एडमिशन करा रहे हैं, आप मुझे ये सारा इंफॉर्मेशन दीजिए। वहाँ पर ये जो सिलेबस जो है, ये सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे, उन सब्जेक्ट्स के टीचर कितने हैं, स्पेशली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो कि पहले ईयर के नॉर्मली सब्जेक्ट्स होते हैं इंडिया में और जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बेसिस पे आप बाकी सब्जेक्ट सीखते हो, बाकी कोर्स थ्रू आउट पढ़ाई करते हो। तो इस सब सब्जेक्ट के कितने टीचर है, कम्युनिटी मेडिसिन के कितने टीचर है, फिजियोलॉजी के कितने टीचर हैं, बायोकेमिस्ट्री के कितने टीचर है, वो टीचर को इंग्लिश आती है कि नहीं, वो अगर आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देंगे तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो इंग्लिश उनको आती है कि नहीं, या फिर वो कॉलेज टोटली डिपेंडेंट है इंडियन टीचर में। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बातें आपको समझनी पड़ेगी। अगर एक कॉलेज टोटली इसी पे डिपेंडेंट है कि भाई वो इंडिया से टीचर जाएगा तभी आपको पढ़ा पाएगा, तब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो ही सकता है। क्योंकि आज इंडिया से टीचर गया, कल नहीं भी जा सकता है। क्या कॉलेज इंडिया से जो टीचर को लेता है ये क्या फुल टाइम टीचर है, क्या वो पार्ट ऑफ द कॉलेज है, ये सब भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर्स ही एकमात्र ऐसा चीज है जिसके लिए आप जा रहे हैं अब्रॉड, जिसके लिए आप बाहर जा करके पढ़ रहे हैं। अगर टीचर ही ना मिले तो वीडियो लेक्चर्स लेकर के तो आप घर भी बैठ के पढ़ सकते थे। सिर्फ डिग्री लेने के लिए अगर आप अब्रॉड जाएंगे तो फिर तो वापस आके MCI पास करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के रहना हर सब्जेक्ट में कितने टीचर वहां पर हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश में आपको पढ़ा सकते हैं। अगर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो इस इंफॉर्मेशन को भी जरूर अपने कंसल्टेंट से पूछिएगा। ये पूछने में कभी भी हिचकिचाइएगा मत। आपसे अगर बोले कि भाई ये सब मैटर नहीं करता तो आप समझ जाइए भाई इस कंसल्टेंट के पास जो इतना सा इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता वो मुझे क्या बताएगा। कम हो ज्यादा हो जज करना वो अलग चीज है। हो सकता है टीचर कम है, वो उसको जस्टिफाई कर ही सकता है, लेकिन टीचर है तो कितने हैं, वो टीचर इंग्लिश में पढ़ा पाते हैं कि नहीं, ये 2 चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई कॉलेज टोटली इंडियन टीचर पे डिपेंड करता है और पहले दिन से बोलता है भाई मैं MCI कोचिंग कराऊंगा, तो आप एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने नहीं जा रहे हैं। ऐसा भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ के लोकल टीचर आपको डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करा रहे और डे 1 से आप MCI कोचिंग ही सोच रहे हैं तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि डे 1 से MCI कोचिंग की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। पहले तो आप एक सब्जेक्ट को समझेंगे फिर उसकी कोचिंग की जरूरत पड़ती है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि भाई वहां पर हर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे एज पर द सिलेबस क्या क्या टीचर अवेलेबल है, उनके क्वालिफिकेशन क्या है, उनको इंग्लिश आती है कि नहीं।
ये कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके भी आप वेरीफाई करना चाहिए भी ये टीचर का उनका क्या है, ये सारे डिटेल्स उनको यूनिवर्सिटी में होपफुली मिलना चाहिए अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो ये सबसे आप जज कर सकते हैं, आप जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, और इवन जो कंसल्टेंट जो आपको ये सारे आंसर दे पाता है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सच में आपको प्रॉपर नॉलेज रख करके आपको अब्रॉड भेज रहे हैं और वो आपके एजुकेशन को समझ रहा है, ना कि आपको जैसे तैसे एडमिशन करा रहे हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 2 पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो है पॉपुलेशन ऑफ द सिटी जिसमें आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा, और हॉस्पिटल। आपको ये जानना बहुत जरूरी है आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसके साथ अटैच्ड हॉस्पिटल है कि नहीं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे जगहों को मैंने सुना है कि कॉलेज तो है, उन्होंने किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर लिया ऑन पेपर, हॉस्पिटल 20 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है, सच में कोई जाता ही नहीं है, उस हॉस्पिटल का सच में कोई यूज ही नहीं है आपके एजुकेशन में। ये भी आपको पूछना चाहिए, चेक करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर हॉस्पिटल कॉलेज के साथ अटैच नहीं है, जैसा कि इंडिया में होता है, इंडिया में हर कॉलेज का अटैच हॉस्पिटल होता है साथ में ही, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स होते हैं जो ओपीडी देखते हैं, सर्जरी वगैरह सब कुछ, ओटी वगैरह सब कुछ रहता है। अब ये चीज़ अगर कॉलेज के साथ आपका अटैच नहीं है, कॉलेज के साथ में नहीं है, तो फिर मुश्किल है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा आप हमेशा वैसे ही कंट्री या वैसे ही कॉलेज में जाइए जहां पर कॉलेज और हॉस्पिटल अटैच्ड हो, मतलब एक ही कैंपस में हो। आसपास भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर एफिलिएटेड हॉस्पिटल है तो आपको समझना पड़ेगा एफिलिएटेड ऑन पेपर है कि ऑन रियलिटी है, क्योंकि आप वहां पर डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप वहां पर डॉक्टर बनने जा रहे हो। तो एफिलिएटेड हॉस्पिटल में हो सकता है कॉलेज के जो पढ़ाने वाले डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ाएंगे टीचर्स हैं, वो शायद प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट 3rd 4th 5th ईयर में क्या वो हॉस्पिटल विजिट करते हैं, ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कॉलेज के साथ हॉस्पिटल है कि नहीं, और हॉस्पिटल है तो वो कितना बेडेड हॉस्पिटल है, वहां पर इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं कि नहीं, उस हॉस्पिटल्स में और भी कई सारे इंफॉर्मेशन आपको देखने पड़ेंगे, उस हॉस्पिटल के बारे में भी जानिए तो और बेटर रहेगा। इसके साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल है वहां पर पेशेंट फ्लो कैसा है। अब पेशेंट फ्लो कैसा किस पे डिपेंड करेगा, उस सिटी में जिसका आपका कॉलेज, जहां आपका कॉलेज है, उस सिटी का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, नॉट जस्ट पॉपुलेशन। देखिए बहुत बड़ा शहर है, पॉपुलेशन 1 करोड़ है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर छोटा शहर है उसमें बहुत 50 लाख की पॉपुलेशन है तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आ रहे हैं रेगुलरली फॉर ओपीडी फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ये बहुत मैटर करता है। एटलीस्ट डेली नए पेशेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, वो लोग नॉर्मल विजिट करते हैं कि नहीं, डॉक्टर्स को देखते हैं कि नहीं, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एडमिट होते हैं कि नहीं, कितना बेडेड हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल नॉर्मली 200-300 बेड फुल रहता है कि नहीं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो आपको 2 चीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल और वहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देश की आबादी ही ना हो, उस सिटी की आबादी ही ना हो, तो आप जस्ट एक कॉलेज में जा रहे हैं विदाउट एनी हॉस्पिटल, विदाउट एनी पेशेंट, इस तरीके से जाने से होता क्या है, आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, आप बस प्लास्टिक बॉडी में पढ़ पाओगे। रियलिटी में आप मेडिकल पूरा का पूरा एजुकेशन आपको इंडिया में आकर के करना पड़ेगा, और आप शुरू में ही पीछे हो जाओगे जब आप किसी इंडिया में एफएमजी क्लियर कर लिया आपने, क्योंकि अभी तक एफएमजी थ्योरी एग्जाम है। फ्यूचर में ये भी सुन रहा हूँ कि एफएमजी के एग्जाम को प्रैक्टिकल भी किया जाएगा, तो अगर प्रैक्टिकल फ्यूचर में अगर किया भी जाता है आज से 5 साल बाद, तो आप समझिए बिना प्रैक्टिकल नॉलेज कि कैसे आओगे। प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको हॉस्पिटल में मिलेगी, और बिना हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज मुझे नहीं लगता आप एक अच्छे डॉक्टर बना सकता है आपको। तो आप जरूर ये चेक करिएगा कि कॉलेज में हॉस्पिटल है कि नहीं, कॉलेज के साथ हॉस्पिटल है कि नहीं, और है तो सिटी का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, और आप उसको कंपेयर करिए अपने सिटी से। अगर आप किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया में हैं, आपको पता है कि मेरे स्टेट में और मेरे सिटी में ये बेस्ट हॉस्पिटल है या ये बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, आपका जिसमें ड्रीम है एडमिशन लेने का, क्यों ना आप उस कॉलेज को विजिट करें, जाके एक बार देखें उस कॉलेज में हॉस्पिटल कैसा है, जो आपकी ड्रीम है एटलीस्ट उसको देखें, समझें उस हॉस्पिटल को, और फिर उसको कंपेयर करिए आप जहां जा रहे हैं। ऑब्वियसली अब्रॉड जाना किसी का शौक नहीं होता, ये एक प्लान बी है। जब आप इंडिया में नहीं पा रहे हैं, या इंडिया में आपका कॉलेज का फीस करोड़ों में आप नहीं दे पा रहे, तब आप अब्रॉड जाते हैं। लेकिन आपको अपना सपना जहां का आपने देखा है, जिस कॉलेज का, जिस लोकल कॉलेज में या जिस स्टेट के बेस्ट कॉलेज का आपने सपना देखा है, आपको जरूर उस कॉलेज को विजिट करना चाहिए और समझना चाहिए वहां पर हॉस्पिटल कैसा चलता है, वहां पर कॉलेज और हॉस्पिटल कैसा है। ये जब आप देखेंगे, स्पेशली अब्रॉड में
पॉपुलेशन कम है, पेशेंट थोड़ा तो कम रहेंगे, लेकिन क्या वो इतने कम है कि आप एकदम ही पढ़ाई ना कर पाए? ये जरूर आप चेक करिएगा। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये सिर्फ ये हेल्प नहीं करेगा समझने में कि आपका कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस क्या है, आपको ये भी बचाएगा कि आप किसी ऐसे कॉलेज में ना चल जाएं जहां पर से वापस आके आप इंडिया में प्रैक्टिस ही ना कर पाएँ। ऐसे भी बहुत कॉलेजेस में एडमिशन हुए बच्चे का पास्ट में जहाँ पर जो एमसीए एलिजिबल ही नहीं थी। आप एमसीए की वेबसाइट पे देख ही सकते हैं कॉलेज, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एमसीए की वेबसाइट पे नहीं भी अवेलेबल हैं जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेटर है आप क्या करेंगे, आप 5वां क्वेश्चन पूछेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, आप अपने कंसल्टेंट को बोलेंगे जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, ऑब्वियसली आपका कंसल्टेंट ने उस कॉलेज में पहले भी किसी बच्चे का एडमिशन करा ही होगा। होपफुली आप ऐसे ही कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं जो एटलीस्ट 4-5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है, जो इस लाइन को समझता है। एकदम नौसिखिए के पास तो आप मत ही जाइए, ऐसे लोगों के पास मत जाइए कि जो अभी अभी ऑफिस खोला है, क्योंकि वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देगा और उसके एक्सपेरिमेंट से आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो आप जिस कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो उसका भी ये चेक करने के लिए कि वो कितना नौसिखिया और क्या वो आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि नहीं, आप उस कंसल्टेंट से मांगिए एक एमसीए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट जिसको उसने पिछले 3-4 साल में भेजा है, और साथ ही में उससे मांगिएगा उसका एडमिशन लेटर भी जो उसको एडमिशन के समय मिला होगा। बहुत सारे कंसल्टेंट बोलेंगे नहीं ये तो पर्सनल डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है, बट आप इसका कॉपी मत लीजिए, आप उसको देखिए और समझिए और पढ़िए। क्यों? क्योंकि ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर एडमिशन आपका अभी हो गया और एमसीए एलिजिबिलिटी आपको तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना हो। क्योंकि प्री मेड, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्री मेड के नाम पे बहुत लोगों का एडमिशन हुआ है मेडिकल बोल करके 2015 में, लेकिन एक्चुअली मेडिकल इनका स्टार्ट हुआ 2017 से। कुछ कंट्री में ऐसा होता है, वो सबके डिटेल जानने के लिए आप कमेंट करिए, मैं 1-to-1 क्वेश्चंस का आंसर भी कर दूंगा अगर ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां पर आपका कंफ्यूजन होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि आप एमसीए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में जिस भी बच्चे का एडमिशन हुआ उसमें उस कॉलेज का नाम होना चाहिए जहां पर आप जा रहे हैं, ताकि आप वो पहला इंसान नहीं हो जो उस कॉलेज में जा रहे हो। क्योंकि ऐसा भी हुआ है, इवन कई बार हम लोग भी कॉलेजेस के साथ बात करते करते समझे हैं कि नए कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉलेज नया है कि 10 साल से पुराना है कि 5 साल से पुराना है, ये कैसे आप चेक कर सकते हैं? आप मांगिए कंसल्टेंट से कि आपने अगर यहाँ पर पहले बच्चे भेजे तो उसका मुझे एमसीए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाइए, क्योंकि एमसीए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बच्चे के एडमिशन के समय अप्लाई होता है और 2 से 3 महीना में आ जाता है। तो अगर बच्चा कोई वहाँ पर 2017 में गया है, 2015 में गया है, 2018 में भी गया होगा, तो उसका एमसीए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो 100% आया ही होगा। और अगर आपका एडमिशन एजेंट या फिर जो भी आपका कंसल्टेंट है उसने अगर ये अप्लाई नहीं किया है, तब भी आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एडमिशन के लिए आ रहा है, आपको थोड़ा सपोर्ट नहीं देगा। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली खुद से भी रिसर्च करके देखते हैं और अपने कंसल्टेंट से पूछते हैं तो आप ऑलवेज एक सही कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी भी कंट्री या किसी भी कॉलेज को कम या ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हर कॉलेज के कुछ एडवांटेज हैं, हर कंट्री के कुछ एडवांटेज है, कुछ के डिसएडवांटेज हैं। कहीं पर लैंग्वेज एडवांटेज है तो कहीं पर फूड एडवांटेज है, कहीं पर टीचर का क्वालिटी एडवांटेज है तो कहीं पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, अच्छे हॉस्टल्स हैं, वो सब एडवांटेज है। कहीं पर पेशेंट फ्लो अच्छा है तो कहीं पर डॉक्टर्स और टीचर स्टूडेंट रेशियो अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सारे चीज एक जगह नहीं मिलते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा आप किन किन चीजों से कॉम्प्रोमाइज करेंगे और किन किन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मेरा ये सब कुछ बोलने का मकसद एक ही है, आप जब भी कहीं जाते हैं आप वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट बन करके जाएं। अगर आपको पता है कि मुझे एक चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करनी है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आप क्या करेंगे ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ कंट्री में पहुँचे फिर आप देखें अरे यहाँ तो टीचर ही नहीं है, अरे यहाँ पर तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है, अरे यहाँ तो पूरा एजेंट रेगुलेट करता है कॉलेज को, कॉलेज में मैं आके कुछ भी हेल्प मांगता हूँ बोलते हैं आप अपने एजेंट से बात करो। मतलब अगर आप जाके वहां आपको एहसास होता है कि आप फंस चुके हैं और फिर आपके सीनियर और आपके फ्रेंड या कोई बोलता है कि भाई अब जैसे तैसे अब यहाँ पर जो भी करके मैनेज करो, हमारे सीनियर भी तो ऐसे मैनेज किए ही हैं। ऑब्वियस बात है, देखिए अच्छा स्टूडेंट वर्ल्ड में कहीं भी जाए सेल्फ स्टडी से ही डॉक्टर बन सकता है और ऐसा हुआ भी है। कई कंट्री में तो टोटली सेल्फ स्टडी पे ही एजुकेशन होती है, टोटली आपको वीडियो लेक्चर्स, कुछ इंडिया से टीचर के उनके क्लासेस और खुद से पढ़ाई, इसके भरोसे ही पूरा का पूरा एजुकेशन करना पड़ता है। लेकिन मेरा कहना ये है अगर आप ये भी करने को तैयार हैं तो आप वेल इन्फॉर्म्ड रहिए। आपको पता होना चाहिए जाने से पहले कि आप इसलिए जा रहे हैं और इस तरीके से आपका एजुकेशन होगा।
ना कि वहां जाकर के आप शॉक में जाएं। क्योंकि ऐसे बहुत केसेस मैंने देखे हैं कि बच्चा उस कंट्री में गया है और फिर जाके उसको ये सब पता चला कि यहाँ का हॉस्टल में ये इशू है, यहाँ का हॉस्टल गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है, या वहाँ पर फ्लैट्स में रहते हैं, कहीं पर प्रॉब्लम फूड का आ रहा है, कहीं पर फूड कल्चर अलग है, यहाँ पर अफ्रीका के बच्चे हैं, अलग कंट्री के बच्चे हैं, उनके फूड कल्चर के साथ हमारा फूड कल्चर एकदम ही डिफरेंट हो जा रहा है, उस कारण कॉलेज छोड़ करके आ जा रहे हैं। ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको जाने से पहले अपने कंसल्टेंट से पूछना चाहिए और कंसल्टेंट को रोल यही है कि आपको ये सब बताना चाहिए। सिर्फ एडमिशन कराना हो तो बच्चे खुद भी बहुत मेहनत करके इंटरनेट से सर्च के एडमिशन करा ही सकते हैं। कंसल्टेंट का रोल बच्चे का सिर्फ एडमिशन नहीं होना चाहिए, उनका थ्रू आउट 5 ईयर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो कि बहुत कंसल्टेंट्स करते हैं। लेकिन अभी हर कली में कंसल्टेंट खुलते जा रहा है। एक बच्चा जो अभी नीट पास करके फॉरेन जाने का एक प्लान बनाता है, उसके पास उतना टाइम नहीं रहता कि वो बैकग्राउंड चेक करे सारे कंसल्टेंट्स का कि इसमें से कौन बेस्ट है। इसीलिए मैं ये 5 क्वेश्चन लेकर के आया कि मुझे लगता है ये 5 क्वेश्चन का आंसर अगर आपका कंसल्टेंट प्रॉपरली देता है तो ऑब्वियसली वो भी एक एडुकेटेड कंसल्टेंट है जो प्रॉपरली आपको सही कंट्री के तरफ पुश करेगा। और इसके आंसर्स अगर आपको खुद भी सर्च करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे कंसल्टेंट के साथ मिल करके, आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, आपके लिए कौन सा कंट्री अच्छा रहेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा। तो इस 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिख लीजिए। मैं नहीं तो ये 5 पॉइंट्स नीचे में लिख देता हूँ। आप इस 5 क्वेश्चंस का खुद भी रिसर्च करिए और अपने कंसल्टेंट से भी पूछिए, तभी आप एक सही कॉलेज का चॉइस कर पाएंगे। और इस टाइप के और भी कुछ वीडियोस मैं आगे दूंगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप कमेंट करिए, मैं जरूर उस कमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट पे आपको आंसर करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको मेडिकल ओवरसीज से रिलेटेड हो, आप प्लीज मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से रिसर्च करके आपको आंसर दूंगा। मैं नहीं बोलता मुझे सब पता है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा मैं सब पता करके आपको बता सकूं अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो मैं 10 सालों से इस फील्ड में रह करके अर्जित किया है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करूंगा। थोड़ा लंबा हो गया, बट आप इस वीडियो को जरूर अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इवन अगर आपका नीट में इंडिया में एडमिशन हो गया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो अब्रॉड जाने का सोच रहा है, क्योंकि ये शायद क्वेश्चंस आपके बच्चे का या आपके फ्रेंड का भविष्य बचा सकता है। तो इस क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से रिसर्च करके ही आप किसी भी कंट्री या किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। और भी इस टाइप से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए एस्पायरिंग लाइफ की चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।